हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम अव्यय कर रहे थे और अव्यय का हमारा जो टॉपिक था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आज हम फिर से पुनः एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा अध्याय है कारक। कारक के बारे में आपने सुना होगा। ये एक चिन्ह होते, विभक्ति चिन्ह होते हैं जो किसी भी शब्द या किसी वाक्य के साथ आके उसको पूर्ण करते हैं, उसका आपस में संबंध बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है कारक। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? कारक। कारक के हम टुकड़े करके देखेंगे। तो क्र प्लस अक से बना है और ये जो अक है वो क्या है? हमारा प्रत्यय है जो पीछे जुड़ते हैं शब्दों के। जो ये री आई है, जो ये री है वो क्या बन जाएगी? आर में परिवर्तन हो जाएगी। किस में परिवर्तन हो जाएगी? आर में परिवर्तन हो जाएगी। ये जो री है, नीचे जो री आई है क के नीचे, और ये दोनों जुड़ के हमारा कारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा कारक बन जाएगा। कारक क्या होता है? कारक का अर्थ होता है संबंध, है ना। कारक का जो अर्थ होता है वो होता है संबंध, आपस में संबंध जोड़ना। और काम क्या करता है? कार्य करता है जोड़ने का, है ना, जोड़ने का। चाहे वो शब्द हो चाहे वाक्य हो, उनको जोड़ने का काम करता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कारक की परिभाषा। सर्वप्रथम हम देखेंगे कारक की परिभाषा। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के काम को आपस में जोड़ने का कार्य करे उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के काम को आपस में जोड़ने का कार्य करे, यानी आपस में संबंध बताए कि जो संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो काम करते हैं उसके दोनों जो काम है, यानी कर्ता प्लस क्रिया, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कारक करता है। इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। काम क्या करता है? संबंध बताने का। संबंध बताने का काम हमारा कारक करता है। कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता को क्रिया के साथ में जोड़ने का, यानी उनके बीच में जो संबंध बताने का काम करता है वो हमारा कारक करता है। इसे कारक कहते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, कारक के भेद कितने होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिसे हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पुनः इसका अभ्यास करेंगे। कारक, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के 8 भेद बताए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री गा गे गी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री गा गे गी अधिकरण में पर और आखिरी है हमारा संबोधन का संबोधन है अरे कारक है जिसको आप इस सारणी के माध्यम से याद कर सकते हो। ये हमारी कारक चिन्हों की सारणी है। आप इन भेदों को इस सारणी के माध्यम से भी याद कर सकते हो। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से और द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में किसी चीज का अलग होना हमारा जो है वो अपादान कारक होता है। संबंध, किसी का संबंध अगर ज्ञात होता है, संबंध कारक के ये इतने चिन्ह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चिन्ह है, इसका ध्यान रखना आपको। संबंध का के की रा रे री और गा गे गी। अधिकरण में पर, टेबल पर पुस्तक पढ़ी है, टेबल पर आ गया तो हमारा अधिकरण कारक होगा। संबोधन है अरे, और संबोधन जो कारक है वो हमेशा सबसे पहले आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संबोधन कारक का प्रयोग कभी भी आखिरी में या बीच में नहीं होता है। जैसे हे राम, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया, यानी किसी वाक्य में अगर संबोधन कारक आएगा तो वो सबसे पहले आएगा, बीच में या आखिरी में नहीं आएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हो, नोट लगा के। कारक चिन्हों में सबसे पहले संबोधन कारक आता है। संबोधन कारक आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई लाइन अगर शुरुआत उसकी संबोधन से हुई है तो वो संबोधन पहले ही आएगा, आखिरी में तो आएगा नहीं, है ना। लेकिन इसी के साथ में अगर उसमें संबोधन चिन्ह नहीं है तो हमारा क्या होगा, हमारा कर्ता कारक होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 8 भेद कारक के, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, जिनका प्रयोग वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य होता है, यानी कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध बताता है हमारे कारक चिन्ह। तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसको एक सारणी के माध्यम से याद कर सकते हो और आपको इसको सीरीज वाइज याद करना है। इसी प्रकार से उल्टे सीधे बिल्कुल भी नहीं
करने हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो पहला भेद है कर्ता कारक की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे कर्ता कारक की तरफ। सर्वप्रथम हम परिभाषा के माध्यम से कर्ता कारक को जानेंगे। कर्ता कारक संज्ञा, सर्वनाम, शब्द जो वाक्य में क्रिया को संपन्न करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है, उसी के साथ में इसको शून्य भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर वाक्य में कहीं कर्ता कारक का चिन्ह नहीं आता है तो उसे शून्य के अंतर्गत कर्ता कारक माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति ने के वाक्य में नहीं आने पर उसे शून्य विभक्ति माना जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। उदाहरण, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। तो यहाँ राम ने, राम क्या है हमारा कर्ता है, और कर्ता के बाद में क्या आ गया, ने आ गया, यानी कर्ता का चिन्ह भी आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये क्या है, हमारा कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक। आसानी से आप पता लगा दोगे। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, राम हंस रहा है। राम हंस रहा है। अब यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए हंस कौन रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई काम करे तो वहां हमेशा कर्ता कारक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करे और उससे कोई प्रभावित ना हो तो वहां कर्ता कारक होगा। इस बात का आपको पता होना चाहिए। और राम हंस रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम शून्य चिन्ह मानेंगे। शून्य क्या है, शून्य विभक्ति होगी और ये हमारा कर्ता कारक होगा। शून्य विभक्ति होगी और ये भी हमारा कर्ता कारक होगा। क्या होगा, हमारा कर्ता कारक। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे।
नोट लगा के लिखेंगे आप सभी। वाक्य में ने विभक्ति नहीं हो, लेकिन वाक्य क्रिया को प्रभावित करे तो वहाँ कर्ता कारक होगा। तो वहां कर्ता कारक होगा। वाक्य में ने विभक्ति नहीं आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाक्य में ने विभक्ति नहीं हो, लेकिन वाक्य अगर क्रिया को प्रभावित करता है तो वहां हमारा कर्ता कारक ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में स्वयं के बारे में कर्ता स्वयं के बारे में बात करे तो भी वहां हमारा क्या होगा? कर्ता कारक। तो हमारा वहां पे भी कर्ता कारक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। नोट लगा के लिखेंगे आप। नोट वाक्य में को से के द्वारा आदि आए तो भी वहां कर्ता कारक होगा। अब आपको ये नहीं देखना है कि इसमें तो करण कारक है या इसमें तो अन्य कारक है। आपको देखना है कि अगर कोई चीज कर्ता के लिए है, सिर्फ कर्ता को प्रभावित कर रही है और उसमें सिर्फ कर्ता की ही बात हो रही है, अन्य को प्रभावित नहीं कर रही है, तो वहां ये चिन्ह आते हैं तो भी वहां हमारा कर्ता कारक होगा। ओके, उदाहरण देखिए। मुझसे खेला नहीं जाएगा। मुझसे खेला नहीं जाएगा। रमेश को आज दिल्ली जाना है। तो देखिए, मुझसे खेला नहीं जाएगा, मुझ यानी हमारा कर्ता, और इसी के साथ में से आ गया। और किससे खेला नहीं जाएगा? कर्ता से खेला नहीं जाएगा। जो ये बात है वो सीधी सीधी प्रभावित किसको कर रही है? कर्ता को प्रभावित कर रही है, किसी अन्य को प्रभावित नहीं कर रही है। तो इसमें भी हमारा कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। और ये क्या है कि ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि स्वयं कार्य हो रहा हो वहां अकर्मक होगी क्रिया। हम पढ़ चुके हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रमेश को आज दिल्ली जाना है। दिल्ली किसको जाना है? रमेश को जाना है। और रमेश क्या है? हमारा कर्ता है।
और ये बात जो है पूरी पूरी हमारे रमेश यानी हमारे कर्ता को प्रभावित कर रही है, कर्ता के बारे में है, कर्ता स्वयं कह रहा है, तो ये क्या है, हमारा कर्ता कारक होगा इसमें भी। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि वाक्य में को, से, के द्वारा और द्वारा आदि आए तो भी वहां कर्ता कारक होता है, क्योंकि वहां कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, किसी अन्य पे नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम कुछ उदाहरण के साथ में। उसके द्वारा पत्र लिखा गया। उसके, उस कौन है, हमारा कर्ता है ना, सर्वनाम आ गया, सर्वनाम और संज्ञा के संबंध को बताने वाले कारक चिन्ह। ओके, तो के क्या है, कारक विभक्ति है, लेकिन आई किसके साथ में, कर्ता के साथ में आई, तो उसके द्वारा, ये द्वारा आ गया। ओके, तो के द्वारा आ गया, ये रहा हमारा के द्वारा, तो भी यहाँ पे कर्ता कारक होगा, क्योंकि ये पूरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हमारे कर्ता पे पड़ रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक होगा। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, किसके द्वारा पत्र लिखा गया, कर्ता के द्वारा लिखा गया, के द्वारा इसमें आया है, तो इसमें भी हमारा कर्ता कारक होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। ओके, उसी के साथ राम ने रावण को मारा। एक और उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए, इस प्रकार का वाक्य आ जाए और आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आपको अंडरलाइन किया हुआ आ जाए, है ना, ऐसे अंडरलाइन आ जाए, तो राम ने कि जो रेखांकित चिन्ह है उसमें कौन सा कारक हो, ये आसान है कि रेखांकित चिन्ह में कर्ता कारक है। अगर रेखा नहीं खींची हुई आती है तो आपको क्या करना है, मारने की क्रिया हो रही है, काम हो रहा है मारने का, राम ने रावण को मारा, तो काम क्या किया, मारने का काम किया, कर्म किया, तो आपको काम को प्राथमिकता देनी है और आपको करना है कर्म कारक। इसमें क्या करना है, कर्म कारक करेंगे। अगर आपके रेखांकित किया हुआ नहीं आता है और इस प्रकार से वाक्य आ जाए और आपको पूछे इसमें कौन सा कारक है, तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है, काम को प्राथमिकता देनी है, और इसमें क्या करना है, हमारा कर्म कारक करना है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को आ गया है, तो कर्म कारक होगा। और अगर कोई अंडरलाइन आ जाए तो रेखांकित चिन्ह के द्वारा पहचान सकते हैं इसमें, और इसमें दो कारक चिन्ह आए हैं, तो 2 क्या 8 भी आ सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कारक चिन्ह आ सकते हैं कि वाक्य में। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया। अगर वहां अंडरलाइन आ जाए और अंडरलाइन दे दे, यानी रेखा खींच के दे दे और पूछ ले इसमें कौन सा कारक है, तो वो आपको आंसर देना। अगर रेखा खींची हुई नहीं आती है तो आपको ध्यान रखना है कि जहां काम हो रहा है उसी को हम प्राथमिकता देंगे, और जो आखिरी में जो काम है उसके अकॉर्डिंग हम कारक का नाम राइट करेंगे, कारक का नाम लिखेंगे। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे अब। नॉट वाक्य में एक से ज्यादा
कारक चिन्ह आ सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर वाक्य में एक से ज्यादा कारक चिन्ह आते हैं, अगर वाक्य में एक से ज्यादा कारक चिन्ह आते हैं तो हमें क्रिया के पास वाले कारक को प्राथमिकता देनी है। दैट्स ऑल। अगर वाक्य में एक से ज्यादा कारक आते हैं, अगर वाक्य में एक से ज्यादा कारक आते हैं तो हमें क्या करना है, क्रिया के पास में जो कारक है उसको प्राथमिकता देंगे, यानी जो क्रिया के पास है वो ही हमारा कारक चिन्ह माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें 1, 2 और 3 है हमारे कारक चिन्ह। जैसा कि मैंने कहा कि एक ही वाक्य में एक से ज्यादा कारक चिन्ह आ सकते हैं, तो राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें अगर कहीं पे भी रेखांकित किया हुआ नहीं आता है तो आपको कहाँ किसको मानना है, क्रिया के पास मानना है। क्रिया है तो आपको से को मानेंगे आप और इसमें करेंगे करण कारक, इसमें हमारा होगा करण कारक। तो इस प्रकार से उम्मीद रखती हूँ आपको समझ आया होगा कि वाक्य में एक से ज्यादा कारक चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन अगर रेखांकित किया हुआ नहीं आता है तो आपको कैसे ज्ञात होगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह होगा। तो आपको हमेशा क्रिया के पास वाले कारक चिन्ह को प्राथमिकता देनी है और उसी को सही करना है। तो इस प्रकार से हमने आज कारक पढ़ा, कारक क्या होता है और कारक के जो 8 भेद होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और कारक का जो पहला भेद था उसको हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।